चर्चा करेंगे, कब्ज को समझेंगे। कब्ज जो सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा रोजगार बन के निकला है, जो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है हर दिन। 6,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप्चर किया हुआ है सिर्फ पेट साफ करने वाले अलग अलग लैक्सिवेटिव्स के रूप में। तो बहुत बुनियादी चीजों को आज हम स्ट्रेट सवाल पूछने वाले हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर वीआरसी सर। एंड हाँ जी। देन बहुत स्ट्रेट सवाल, ऐसा क्या गलत हो गया कि हम हर एक व्यक्ति को, मैं शहरों के एक डेटाबेस को पढ़ रहा था, मुंबई और जो भी मेट्रोज हैं, मोर देन 60% लोगों को किसी ना किसी रूप से कब्ज है। और आयुर्वेद बताता है, या एक नॉर्मल, एक कॉमन सेंस बताता है कि अगर पेट साफ नहीं होगा तो बीमारियां बाहर से कोरोना के रूप में तो नहीं, शायद अंदर ही कोरोना पैदा होने लगेगा। तो क्या गलती है, क्या मूलभूत गलती कहां पे हुई है? सिर्फ प्लीज। एक ही गलती है, आप इसको इतना ध्यान रखेंगे, एक गलती को एक सुधार लेंगे तो किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं हो सकती, और जिनको है वो 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो सकता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सालों साल से है, उनको भी ठीक हो सकता है। सिर्फ एक बात वो ये कि हमारे कोलोन में कब्ज का मतलब पहले तो ये समझना होगा कि मल जो है उसका बाहर ना निकलना, वहां चिपक जाना पूरे कोलोन में, लेकिन उसकी सफाई नहीं होनी। राइट, तो वो सफाई क्यों नहीं होना? अच्छा, आप इसको ऐसे देखिए कि कोई भी थाली है उसमें तेल लगा हुआ, उसको साफ करना है तो क्या करेंगे? हाँ, वो सिर्फ पानी मारेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए अलग से ब्रश, अलग से तरह का सोप चाहिए जिससे वो क्लीन होगा। अदरवाइज वो चिपचिपा रहेगा, और चिपचिपा रहेगा तो उसमें धूल उल रहेगी तो वो भी चिपक जाएगा, उसके ऊपर से कुछ और आएगा तो वो भी चिपक जाएगा। तो हमारे जो कोलोन है, कोलोन भी उसी तरह से है। उसकी सफाई के लिए भी खास तरह का ब्रश और एक खास तरह का साबुन की आवश्यकता होती है। और फॉर्चुनेटली ये खास तरह का ब्रश और खास तरह का साबुन नेचर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है खाने पीने के रूप में। राइट, और वही उसका डिटर्जेंट और उसका ब्रश। और वो ब्रश क्या है? ब्रश है फाइबर। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने नाम सुने हैं या देखा है कभी या खाया है, उसके अंदर वो ब्रश होता है, फाइबर होता है, उसी रेशियो में जिस रेशियो में बॉडी को चाहिए। राइट, ओके। तो और उसके अंदर वो केमिकल भी होता है, लाइव एंजाइम्स भी होते हैं उसी के अंदर। और वो केमिकल और लाइव एंजाइम जब आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फाइबर यानी कि वो ब्रश, और वो केमिकल लाइव एंजाइम यानी कि वो सोप साबुन वो जाएगा और अपने आप ही क्लींजिंग होने लगेगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुई एक पहलू। दूसरा है कि कई लोग बोलते हैं चलो फाइबर के लिए अलग अलग लैक्सेटिव आपने बोला ही, वो अलग से हम इसोगोल और के नाम से ना जाने क्या क्या नाम से हम खुद ही अलग से ले लेंगे। सिमिलरली वो जो केमिकल है उसके लिए भी इनो वगैरह कुछ और ले लेंगे। तो मिला जुला के वही चीज हम आर्टिफिशियली लेना चाहते हैं। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि जैसे मान लो एक एक बच्चे को कंघी करना हो या बच्चे को थोड़ी मालिश करना हो, तो उसके लिए जो सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश वगैरह होंगे उसके स्किन को ध्यान रखते हुए, एक भैंस को जिससे मालिश करते होंगे वही वाला ब्रश आप एक छोटे बच्चे के लिए जाहिर सी बात है नहीं यूज कर पाएंगे। राइट, क्योंकि स्किन स्ट्रक्चर के हिसाब से ही वो ब्रश या वो साबुन या वो क्लींजिंग एजेंट होता है। राइट, एक नॉर्मल आदमी आप देखिए, एक महिला समझ पाएगी कि उसके गाल के लिए अलग क्रीम है, उसके हाथों के लिए अलग क्रीम है, उसके तलवों के लिए अलग क्रीम है। तो एक ही इंसान के अलग अलग भावों के लिए अलग अलग क्रीम है, वो बात सबको समझ आती है, महंगी महंगी क्रीम खरीदते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हमारे स्टमक के लिए भी भगवान ने एक अलग ब्रश और एक अलग साबुन क्लींजिंग एजेंट बनाया होगा जो उसी के लिए परफेक्ट होगा। और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर ही भगवान ने डाल के दिया है, पैकेजिंग करके दिया है। और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक एप्रोप्रिएट मात्रा में जब लेंगे तो वो ब्रश और वो साबुन पेट में चला जाएगा और क्लींजिंग होने लगेगी। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर हमने तो ये देखा है कि जो लोग एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो लेते हैं, खास क्वांटिटी में, तो 3-4 दिन के अंदर उसका कॉन्स्टिपेशन तो क्या, कई बार तो लूज मोशन भी शुरू हो जाते हैं और फिर दोबारा जीवन में कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। लेकिन वो ब्रश और क्लींजिंग एजेंट का सेवन, जैसे नहाते हैं हम, अरे कोई बोलता है कब तक नहाना पड़ेगा साफ रहने के लिए? भाई रोज ही नहाना पड़ेगा। एक बार नहाओगे तो एक बार साफ हो गए, फिर अगले दिन दोबारा हम नहाते हैं। ठीक उसी तरह से कब तक
हमें इस तरह का भोजन लेना पड़ेगा। अरे भाई, जब तक आप चाहते हो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन दोबारा से ना हो तब तक। तो ये छोटा-सा एक ओवरऑल व्यू है आपके सवालों के जवाब में। तो अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें, एक 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 आजकल का एक ट्रेंड है कि कैलकुलेशन बताइए। सबसे पहले कैलकुलेशन बताइए कि कितना मुझे फाइबर लेना है, कौन सा मैं फाइबर लूं। हालांकि जो आपने एक ब्रॉड बताया कि आप कोई भी फाइबर लेंगे तो वो हमारे ब्रश और झाड़ू का काम करेगा, वो परफेक्टली गुड है। पर जब हम हाँ। कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कैलकुलेशन के हिसाब से आजकल का जो माइंड जो समझता है, आप किस तरीके से इसको और कंसाइज करेंगे ताकि बिल्कुल माइंड में बैठ जाए और डेली इनटेक के रूप में हम उतना ले लें? देखिए, कैलकुलेशन की अगर आप प्रिसाइज़ली बात करते हैं तो आप यूँ मानिए आपके डाइट का 60%, मान लो कोई 2 किलो भोजन खाता है पूरे दिन भर में, 2 किलो। जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं उन सबको तौलना शुरू कर दीजिए, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, चाय पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उल्टा-सीधा जो भी पेट में डालते हैं उन सबको एक दिन तौलिए। तौल के देखिए बिल्कुल। पूरा दिन कितना सारा सामान आप हज़म कर जाते हैं, वो अगर तौलेंगे कितना केजी है, मान लो 2 केजी होता है। अब उसका 60% निकालिए, 60% मतलब 1200 ग्राम, यानी कि 1200 ग्राम जो होगा, दैट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, स्प्राउट्स टुगेदर 1200 ग्राम अगर आप ले लें, तो या 1200 ग्राम भी अगर ज़्यादा लगे तो कभी-कभी आधा 50%, 1 किलो अगर आप ले लें पूरे दिन भर में, जो लोग 2 किलो ओवरऑल खाना खाते हैं तो 50% यानी कि 1 किलो भी अगर आप ले लें पूरे दिन भर में, कभी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बीच में, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल, कुछ सीड्स, कुछ नट्स, कुछ स्प्राउट्स, इस तरह से अगर आप ले लेंगे तो बात बन जाएगी। ओके, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अभी मुझे मुझे 4-5 जो बेसिक मिस्टेक्स मेंटल सेटअप में और फूड में जो हम चाह करके भी नहीं हटा पा रहे हैं या रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, हम फ्रूट्स भी ले रहे हैं शायद कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं, और जो इंस्टेंटली ट्रेंड करता है हमारे कब्ज को बनाने में या बॉल मूवमेंट को स्लो करने में। तो इसको साइंटिफिकली किस तरीके से अभी तक रिसर्च में आया है, कौन से ऐसे फूड्स हैं? हालांकि आपने जो बोला है मैं चाहता हूं कि आप उसको बोलें। आपने हजारों बार बताए हैं पिछले 10 साल में, आपके जितने भी प्रोग्राम हुए हैं शायद यहीं पे मेन फोकस रहा है, बट फिर से मैं चाहूंगा कि आप बेसिक को बेसिक पॉइंट्स को बताएं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप रिफाइंड या तो एमआरपी या अलग अलग वर्ड के नाम से आपने बताए, वो कौन से बेस फूड्स हैं जो ज्यादा जल्दी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं, यानी जो ब्रश है ब्रश को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझ लीजिए और किस आधार पर वो भी समझ लीजिए, तो आपको बात समझ आएगी। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, ये जब हम स्टमक में वो जब लेते हैं तो वो स्टमक में एक मीडियम बनता है जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम, ग्रेट। अल्कलाइन मीडियम को बनाने के लिए स्टमक एक खास तरह का केमिकल रिलीज करता है, राइट? जिसमें वो सारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब कुछ ऐसे फूड हैं जो स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम। ओके। एसिडिक मीडियम स्टमक में क्रिएट करने के लिए एक अलग तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पैक्ड फूड है, एनिमल फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जिनका नाम लिया ये याद रखिएगा, डेयरी प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोसेस्ड फूड या एनिमल फूड, जो भी चीजें या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक में क्रिएट करेंगे। और जो भी फूड, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, इस कैटेगरी में जो चीज आएंगी वो स्टमक में अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा। ये दोनों दो मीडियम है और एक टाइम पे स्टमक एक ही मीडियम क्रिएट करे तो अच्छा है, खासतौर पे अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करे तो अच्छा है। अब मान लो आपने दूध पिया, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, दूध बॉडी स्टमक में अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा और उसके 15 मिनट बाद या इमीडिएट बाद आपने एक संतरा खा लिया, तो संतरा और दूध की तासीर ऑपोजिट है। तो होगा क्या, एकदम से संतरा खाते ही उल्टी हो जाएगी या नॉजेटिक फीलिंग होगा या स्टमक अपसेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टमक में हलचल पैदा हो जाएगी। अब जैसी हलचल पैदा हुआ, जिसने खाया उसे लगा, देखा मैंने संतरा खाया और संतरे से स्टमक खराब हो गया, यानी कि संतरे की गलती हुई। लेकिन संतरा खाने से पहले आपने गलती की, ना कि संतरा खा के गलती की। वो कि आपने डेयरी प्रोडक्ट लिया, पहले तो वो लेना कम कीजिए, बंद कीजिए, और अगर लिया भी है तो डेयरी प्रोडक्ट के कम से कम 2-3 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, बल्कि 4 घंटे बाद आप
फ्रूट्स, अल्कलाइन डाइट लें तो ठीक रहेगा। तो दोनों के बीच में गैप, पहली बात तो वो लें ना डेयरी प्रोडक्ट, और लें भी तो उसके बाद अगर आप कोई अल्कलाइन फूड लेंगे तो एक तरह से वो पॉइजन का काम करेगा, राइट। और पॉइजन का काम करेगा तो वो एसिडिटी को बढ़ावा देगा, वो अल्सर को बढ़ावा देगा, वो इंडाइजेशन को बढ़ावा देगा। तो ये सारी चीजें, वो गैस को बढ़ावा देगा, तो पेट में उथल पुथल हो जाएगा। और ऐसे उथल पुथल में जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो मरने लगेंगे, गुड बैक्टीरिया वो मरेंगे। और गुड बैक्टीरिया जब मरने लगेंगे सो आप स्टमक के पेशेंट बन जाएंगे, स्टमक की बीमारियों के पेशेंट बन जाएंगे। और फिर उसका नाम कोई अल्सर बोल देगा, कोई ट्यूमर बोल देगा, कोई कॉन्स्टिपेशन बोल देगा, कोई पाइल्स के फॉर्म में आएगा, कोई पॉलिप के फॉर्म में आएगा। कई सारे हजारों फॉर्म है, उनमें से कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा। ग्रेट। अभी एक बेसिक प्रोसेस बताइए, जो आजकल की जो मेडिसिन्स हैं, जो जो डेटा बता रहे हैं कि लगभग 5,000 करोड़ प्लस का हम मेडिकेशन ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग मेडिकेशन। तो ये मेडिकेशन किस तरीके से झाड़ू पे काम करता है? अभी आपने बताया ये जो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो क्रिएट करेंगे इन्वायरमेंट, वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अपना। उस वातावरण का खुद का ही एक प्रकृति होता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स की ओर लेके जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आपने मेंशन की, जो कि अनहेल्दी बॉडी को बनाएगा। तो ये मेडिसिन्स जो ये फीलिंग तो दे देते हैं कि चलो पेट साफ हो गया, पर ये कौन से कीमत के साथ देते हैं, और एग्जैक्टली ये अंदर प्रोसेस क्या करता है? क्योंकि एक एक गोली या उनके जो भी फॉर्मूलाज हैं, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं अंदर? इसको थोड़ा समझने के लिए कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मान लो आपके पास एक भैंस है और भैंस की देखभाल करने के लिए उसको एक ब्रश आपने लिया जिससे भैंस को रोज सफाई करते हैं, ग्रेट। तो भैंस साफ हो जाता है। वही वाला ब्रश अगर लेंगे और एक छोटे से नाजुक से बच्चे को साफ करने लगेंगे तो क्या वो साफ होगा? आंसर इज हाँ, साफ होगा। लेकिन साथ में क्या एक और चीज हो जाएगी, उसमें घाव आ जाएंगे, राइट। बच्चे को घाव आएंगे, क्योंकि वो जो ब्रश है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रश है। उसके जो नुकीली नुकीले जिस तरह के उसके दांत हैं उस ब्रश के, वो बच्चे के सॉफ्ट स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो अगर सिर्फ इतना सवाल पूछते हैं कि आप बच्चा साफ हो जाएगा, हाँ साफ हो जाएगा। लेकिन आप अगर आगे पूछते हैं और कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट होगा बच्चा इंजेक्ट भी हो जाएगा, उसका सारा जो स्किन है छिल जाएगा, राइट। तो एट दैट कॉस्ट वो साफ होगा। तो जब भी आप कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें लेते हैं, इसोगोल या इनो, इस तरह की चीजें पेट साफ करने वाली, तो पेट को एक बार साफ तो कर देती है, लेकिन वो भैंस के ब्रश वाला ब्रश के से कंपेयर कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग द गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया का एक नाम मैं आपको बोल देता हूँ, एक ही एग्जाम्पल काफी होगा। अकरमंसिया मुसिनिफिला, अकरमंसिया मुसिलिफिना। ये जो बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है? आपका कोलोन जो है, कोलोन के गेटवेज पे ये बैक्टीरिया रहता है, राइट। और ये बैक्टीरिया पलता फूलता है किस पे? जो आप कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं उसमें जो फाइबर है, वो फाइबर आपका बॉडी नहीं खाता है। जिस तरह से लकड़ी, ये लकड़ी के चेयर पे बैठा हूं मैं, लकड़ी का टेबल है जिसपे लैपटॉप रखा है, लकड़ी कोई भी जानवर नहीं खाता, राइट। आप भी नहीं खाते, क्योंकि लकड़ी हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, राइट। सिमिलरली फाइबर जो होता है फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर, वो भी हमारा पेट उसको नहीं खाता, उससे कुछ निचोड़ नहीं पाता है। तो क्या होता है कि जब आप कुछ खाते हैं तो फाइबर के अलावा बाकी सारे जो चीजें हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है और फाइबर को आगे धकेलता जाता है। और फाइबर जब कोलोन से निकल रहा होता है, तो अभी मैंने जो बैक्टीरिया का नाम बताया था अकरमंसिया मुसिनिफिला, ये जो बैक्टीरिया है ये इस फाइबर का ये फाइबर बैक्टीरिया का भोजन है। ओके। हाँ, और ये वाला बैक्टीरिया जो है ये आपके बॉडी के बहुत सारे केमिकल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बनेगा ये भी यही बैक्टीरिया तय करता है, इसका सिग्नलिंग भी यही वाला बैक्टीरिया देता है। लेकिन ये बैक्टीरिया का भोजन क्या है? वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला फाइबर, राइट। और फाइबर दो काम करता है, एक तो हमारा बॉडी फाइबर को आगे धकेल रहा है तो फाइबर सफाई कर रहा है, और दूसरा वो बैक्टीरिया तक पहुंचे तो बैक्टीरिया उसको खाने में लगा, तो बैक्टीरिया के लिए भोजन और हमारे बॉडी के लिए ब्रश। जबकि जो आर्टिफिशियल फाइबर आप लेते हैं वो सिर्फ ब्रश की तरह काम करेगा और उस वाले बैक्टीरिया का भोजन नहीं बनेगा, बिकॉज वो आर्टिफिशियल फॉर्म में बैक्टीरिया उससे सस्टेन नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होगा? वो वाले बैक्टीरिया की तादाद कम होती जाएगी। जब उस बैक्टीरिया की तादाद कम होगी तो आप एक तो मोटे होते जाएंगे, दूसरा आपकी सिग्नलिंग सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी कम इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी और जिससे
आप क्या हो जाएंगे, डायबिटीज पेशेंट भी हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कैसी चीजें एक से एक जुड़ी हुई हैं। आपका सवाल था कि वो जो आर्टिफिशियल वाला है वो नेचुरल से अलग कैसे है, तो मैंने बता दिया क्योंकि हमारा पर्पस एक नहीं है। फाइबर जब आप लेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, उसका सिर्फ पर्पस आपके स्टमक को क्लीन करने का नहीं है, उसका पर्पस बहुत सारे, उनमें से एक और पर्पस मैंने जो बताया कि बैक्टीरिया का भोजन है, वो आपका भोजन नहीं है, आपके बैक्टीरिया का भोजन है, राइट। और सिर्फ एक बैक्टीरिया का भोजन नहीं है, 500 तरह के बैक्टीरिया, उनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया का भोजन है जो कोलोन में जो रेजिडेंट है, राइट। राइट। और वो सारे बैक्टीरिया यूं ही नहीं रहते आपके बॉडी में, वो सारे बैक्टीरिया बदले में कोई ना कोई काम आपका देखते हैं। कोई इम्यूनिटी को संभालता है, कोई हार्मोनल बैलेंस को संभालता है, कोई इंसुलिन सिग्नलिंग का काम करेगा, कोई ब्रेन को इंडिकेशन देगा कि कब भूख लगानी है आपको, कब भूख ऐसा एहसास होना है। तो ये सारे काम मिलकर करते हैं जिससे आप जिंदा हैं, जिससे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। सो ये सारी चीजें वो मैनेज करती हैं, लेकिन बदले में उसको खाना चाहिए, उसका खाना वो फाइबर है, और वो आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, वो वही है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो जब आप आर्टिफिशियल फाइबर लेने लगते हैं तो साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा आप कम करते आते हैं और वो खत्म ही कर देते हैं, और लिहाजा वो वाले बैक्टीरिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, मर ही जाते हैं। और आप परमानेंटली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बने ना बने, डायबिटीज के पेशेंट या किडनी फेलियर के पेशेंट, हजारों चीजों के पेशेंट बन जाते हैं, और आप रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके भोजन से था, या इसका डायरेक्ट कनेक्शन वो जो एसिडिटी वगैरह के लिए जो दवाइयां लेते हैं, वो दवाइयां आपको अल्सर करती हैं, ट्यूमर बनाती हैं, कैंसर करती हैं, बट आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से स्टेज वाइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन दवाइयों ने कंट्रीब्यूट किया आपको एक बीमार इंसान बनाने के लिए। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल है शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ वीडियोस मिलते हैं डॉक्टर बीआरसी सर के, और ये खास कब्ज की समझ, मुझे लगता है पूरे देश में एक एक व्यक्ति तक ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। और अब एक मिसकंसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, सैकड़ों नहीं हजारों लोग, मैं पिछले 4-5 सालों से जब से भी इस मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ और आपके साथ जुड़ा हूं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल मुझे मिला है कि सुबह उठ करके जब तक मैं चाय नहीं पीता हूं तब तक पेट साफ नहीं होता है, जब तक मैं गर्म पानी नहीं पीता हूं तब तक पेट साफ नहीं होता है। तो चाय का, पानी का, सिगरेट का, खैनी का, इसका और पेट साफ होने का एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है? क्या सही में ये काम करता है, या ये कुछ अलग तरीके से ही हमारे बॉडी को डैमेज करते हुए, या किस कॉस्ट पे ये पेट साफ करता है? देखिए, दीज आर ऑल ट्रिगर, ये सारे ट्रिगर है, सही मायने में तो साफ नहीं करता, बट दीज आर ऑल ट्रिगर, ये हमारे हैबिट का पार्ट बन गया है। तो वो ट्रिगर है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन है। तो वो पेट, जब तक सिगरेट नहीं करेंगे, सिगरेट जब हमने स्मोक किया तो वो ट्रिगर गया, राइट। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ट्रिगर। आपका जो पूरा 24 घंटे का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, वो बॉडी क्लॉक में आप एक काम कीजिए कि रोज ये तय कीजिए कि मैं 2 बजे लंच करूंगा आप, या फिर ये तय कीजिए कि रोज मैं 4:30 बजे ही उठूंगा। जब कुछ दिनों तक 4:30 बजे उठेंगे तो उसके अलार्म लगा के, उसके बाद अलार्म नहीं भी लगा लेंगे, तो जैसे ही 4:30 होगा तो बॉडी ट्रिगर करेगी, आपकी नींद खुल जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे उठना चाहिए, राइट। तो अगर आप सोचते हैं रोज मैं 2 बजे खाना खाऊंगा, तो जैसे ही 2 बजेंगे बॉडी में भूख का ट्रिगर होगा, तो ट्रिगर चाहिए बॉडी को। तो जो चीज आप 2 चीज एक साथ करते हैं, अब जैसे आपने वो एक कुत्ते का एग्जांपल सुना होगा, राइट, कि कुत्ते को लाल टपकाने वाला एग्जांपल, राइट। साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि कुत्ते को जितनी बार खाना देते हैं उतनी बार घंटी बजाते हैं, राइट। फिर कुछ दिन बाद ऐसा किया कि घंटी जब भी बजाए तो कुत्ते का लाल अपने आप टपकने लगा, जबकि खाना तब नहीं था। तो दैट इज अ ट्रिगर, राइट। तो आपने एसोसिएट कर दिया कि अपनी ये एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ट्रिगर दे दिया आपने, राइट, कि स्मोक इन द मॉर्निंग इज ए ट्रिगर फॉर रिलीज ऑफ द स्टूल। वो एक ट्रिगर हो गई। जब मैं इस पोस्चर में बैठा रहूं और साथ में हाथ में धुआं हो, धुआं की खुशबू हो या बदबू हो, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो वो ट्रिगर हो जाएगा। और ट्रिगर हो गए, बॉडी, ब्रेन या बैक्टीरिया वो समझ के वो एक्टिविटी करने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि वो स्मोक ने कंट्रीब्यूट किया ऐसा केमिकली, वो एक ट्रिगर है। वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, राइट। किसी के लिए भी कोई भी ट्रिगर हो सकता है। वो आप अपने मन से जो भी ट्रिगर दे देंगे, उसी ट्रिगर से बॉडी थोड़े दिन कनेक्ट हो जाएगा, और उस ट्रिगर के बाद बॉडी उस वाले केमिकल एक्टिविटी को इनिशिएट कर देगा। ऐसा अक्सर होता है। जैसे आप मान लो
कोई बचपन का दोस्त की बात करता है, उसकी तस्वीर अचानक देखने को मिलती है तो वो ट्रिगर हो जाता है, बचपन की सारी मेमोरीज घूमने लगती है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हालांकि उस वक्त ऐसा इमोशनल होने की कोई और वजह नहीं है। तो ट्रिगर ऐसे ही होता है बॉडी का, वो कोई भी थॉट भी हो सकता है, वो कोई फिजिकल वस्तु हो सकती है, राइट, जो हमारे बॉडी में केमिकल ट्रिगर क्रिएट कर देता है, राइट। तो वही एक ट्रिगर है, उसका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर किसी की आदत हो कि वो जब भी सुबह उठेगा वो एक ड्राइंग बनाएगा तो ही उसको पेट साफ होगा, तो वो उसके लिए वो ट्रिगर है, वो एक्टिविटी उसको करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं मैं वॉक करूंगा तो ही ट्रिगर होगा। तो इस तरह से लोगों के अपने अपने ट्रिगर बनाए जो उनकी हैबिट का पार्ट बन जाता है, फिर लगता है कि इस वस्तु की वजह से है, लेकिन उस वस्तु की वजह से होने का ट्रिगर जो है उसने खुद ही बनाया है, ना कि वो अपने आप बन गया। तो सुबह का ट्रिगर क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं जितने माताओं और बहनों के साथ काम करता हूँ उनके लिए तो जो रेजिस्टेंस होता है, जब हम डीआईपी डाइट देते हैं तो पहला चीज कि सुबह मुझे चाय बंद करनी पड़ेगी, दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है। सो हाँ, चाय अभी बंद कर दीजिए। वो तो बंद करनी पड़ती है। सो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, चाय नहीं बंद, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे। राइट। पहले तो बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब चाय हम पी रहे हैं, मान लो कोई चाय पीता है, दूध वाला चाय जिसे बोलते हैं, तो वो सुबह एक एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक में क्रिएट कर देगा। राइट। एसिडिक इन्वायरमेंट के क्रिएट होने के बाद आप कितना भी फल खा लें, कितने भी कच्ची सब्जियां खा लें, कितने अच्छे अच्छे भोजन खा लें जो हम डिहाइड्रेटेड में बोलते हैं, वो भोजन अल्कलाइन होते हुए भी बॉडी में एसिडिक काम करेगा, राइट। क्योंकि उसकी जो सुबह की जो बैकग्राउंड है वो एसिडिक आपने बना दिया चाय का एक घूंट लेने के बाद। तो चाय पहले तो सुबह अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि सुबह वो फाउंडेशन बना पूरे दिन का भर का मैं हेल्थ मैं और एनर्जी मैं लेवल मैं, पे मैं क्या एक, रहने वाला। मैं एक सेकंड रोकूंगा। मैं चाहूंगा ये लाइन सब व्यक्ति ने फिर से सुनना है और कमेंट करना है, मैक्सिमम लोगों, मैक्सिमम नंबर में, कि मॉर्निंग में हमें चाय नहीं पीनी है। तो स्टॉप टी इन मॉर्निंग, STM, स्टॉप टी इन मॉर्निंग। ये हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और क्यों स्टॉप करनी है उसका रीजन अभी विश्वरूप सर फिर से रिपीट करके बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सर, क्यों स्टॉप करनी है? देखिए चाय जब पीते हैं सुबह सुबह, पेट खाली है हमारा, खाली है मतलब हमारे बॉडी के जो स्टमक की जो लाइनिंग है वो पूरी तरह तैयार है कि खाना या है कोई भी सामान है, हम उसको कैच करें करके उसको ब्लड में भेज दें और पूरा ब्लड इनिशिएट हो जाए, आप एनर्जेटिक हो जाए। तो सुबह का जो पहला चीज है जो मुंह के अंदर डालेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट। किसी भी रूप में जो भी चीज आप लेंगे मुंह के अंदर वो ज्यादा बॉडी में इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा चीज होगा तो ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस करेगा, बुरा चीज होगा तो उस डायरेक्शन में ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो जाहिर सी बात है सुबह की पहली चीज अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है तो क्यों ना वो पॉजिटिव चीज हो। अब जब चाय पियेंगे पेट खाली है तो पहला जो लेयर है स्टमक का इनर लेयर लाइनिंग, उसमें चाय बिज गया एक तरह से, और अब वो एनवायरमेंट को एसिडिक बना दिया। एसिडिक बनाने के बाद यानी कि दिन की शुरुआत ही कटीले तारों से होगी एक तरह से, और उसके ऊपर आप कितने भी फूल बरसाएं, कितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा लें, वो एसिडिक एनवायरमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और वो एसिडिटी ही क्रिएट करने वाले हैं, स्टमक गैस ही क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। तो दिन की शुरुआत जो है वो पहला चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो जरूरी है कि वो चाय से ना हो। अच्छा, चाय पीने की आदत है किसी को 20 साल 30 साल 40 साल, वो छूटेगा कैसे? बहुत ही आसान है, आप कुछ भी मत कीजिए, आप एक दिन एक पानी लीजिए, गरम गरम पानी, बहुत गर्म, उसको भी जब सिप सिप करेंगे ना और उसी चाय के कप में, तो आपको वही वाले चाय वाली सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। तो जो आपको लगता है कि चाय का टेस्ट या उसका जैसा वो उसका स्मेल उसकी वजह से आपको अच्छा फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो सिप करने वाली जो एक हैबिट है वो आपके मन को संतुष्टि दे रहा है। आप एक दिन करके देखिए, सिप करके देखिए चाय उसी कप में, और वैसे ही सिप कीजिए, वैसे ही बैठिए, और जब वो कप खत्म हो जाए तब अपने आप से पूछिए कि अब चाय पीने की इच्छा है? आपको लगेगा हाँ आज मैंने चाय पी लिया, जबकि वो पानी है। लेकिन थोड़ा सा अगर और आर्टिफिशियल करना है तो उसमें थोड़ा सा आप कुछ इलायची मिला सकते हैं, इलायची का पाउडर करके वो डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, लौंग इलायची डाल सकते हैं, थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं, नींबू उसको ऊपर से निचोड़ सकते हैं, या हुंजा टी की जो रेसिपी मैं बताता हूँ थोड़ा आप उसमें तुलसी का पत्ता पुदीना आप तुलसी, हाँ। ऊपर से छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे और आप पाएंगे कि आपको वही वाला फीलिंग आ रहा है जो एग्जैक्टली चाय की। तो चाय के ऊपर जो निर्भरता है, जो हम गुलाम है, वो गुलामी से बाहर निकलना आवश्यक है, बिकॉज दैट इज डैमेजिंग द बॉडी, राइट। तो इस तरह से आप चाय की गुलामी से पीछे छुड़ाएंगे, और चाय का जो बेनिफिट है
पीने का बेनिफिट है कि एकदम एनर्जी आने लगती है, एकदम से आप अलर्ट हो जाते हैं, आप बड़े खुश दिखते हैं। वो सारी चीजें तो उस सिप में है, ना कि चाय के इंग्रेडिएंट में है। ये पक्का बता रहा हूँ, आप एक दिन के लिए ट्राई करके देखेंगे तो, और फिर आपकी शुरुआत सही हो गई, स्टमक में एल्कलिनिटी बनी हुई है, तो दिन में आप देखेंगे चीजें सही होती चली जाएंगी अपने आप। चलिए, अभी तक अगर फॉरवर्ड नहीं किए तो बहुत खास सवाल फिर से मैं पूछने वाला हूं डॉक्टर बीआरसी सर से। अगर चाय स्टॉप करते हैं तो अब आती है बात पानी की, तो पानी पीते हैं। मैं पर्सनली पटना पटना में गंगा जी का पानी चेक किया, गंगा जी का पानी अल्कलाइन है। और गंगा शहर का पानी, मतलब पटना शहर का पानी, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई शहर का पानी इट इज एसिडिक और अच्छा खासा एसिडिक है। तो अगर हम चाय स्टॉप करें और पानी पिए, पानी भी एसिडिक इन्वायरमेंट ही क्रिएट करेगा, तो फिर और क्या ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन, पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले चाय से पानी पे आइए थोड़े ओके। दिन तक, है ना? तो ऐसे फिर चाय से पीछे छूट जाएगा, पानी पे आ जाएंगे, और पानी के बाद फिर फ्रूट जूस या कोकोनट वाटर इस पे आइए, राइट? फिर क्या है कि जो जो मजा आपको गर्म में लग रहा है वो मजा आपको नॉर्मल पानी में भी आ जाएगा। इस तरह से आप कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको ट्रांजिशन होना पड़ेगा फ्रॉम टी टू हॉट वाटर टू कोकोनट वाटर, राइट? इस तरह से। और क्या होगा कि जब आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, जो जब आपकी बीमारी चली जाएगी, इस तरह से खाने से, साथ में डीआईपी डाइट भी आप लेंगे ये अज्यूम करते हुए, तो आप जिस एक्शन की वजह से आपकी हेल्थ वापस आ गई, जैसा आप आज से 20 साल पहले रहा करते होंगे, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, फिर आपको यही वाला भोजन अच्छा लगेगा, और जो चीजों ने आपको बीमार किया वो चीज से आपको खुद ब खुद डिटैचमेंट होगा। तो इस तरह से आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा वन बाय वन। ग्रेट। तो समरी में हमारे पूरे फूड में अगर हम 60% नेचुरल फूड को इंक्लूड करें, दिस इज वन पॉइंट जो आपने मेंशन किया कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली परमानेंट सॉल्व करने के लिए। मैं दो सवाल लूंगा हमारे पुराने प्रोग्राम से, उसमें एक बीपी की समझ हम लोगों ने जो किया था, ब्लड प्रेशर की, और हार्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। उसमें एक सवाल है कि मैं 6 महीने से डीआईपी डाइट कर रहा हूं और सब कुछ ठीक हो गया, मेरा ब्लड शुगर भी एवरेज नॉर्मल हो गया, बट अचानक से 6 महीने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर बहुत सूटअप हो गया है, 120 बाई लगभग 90 97 बाई 140 150 तक आ गया है। सो ये क्यों ऐसा हो सकता है, उनका सवाल है। डॉक्टर इनका नाम है शिव, ये कोलकाता से है, देखिए, प्लीज बताइए। बॉडी में बहुत सारे बदलाव हर पल होते रहते हैं, हर पल आप सेम नहीं होते हैं। जिस तरह से कभी वायरल फीवर भी होता है, आपने अपना लाइफस्टाइल सेम रखा फिर भी फीवर हो गया, खांसी जुकाम फिर भी हो गई, क्योंकि बॉडी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आसपास का जो नेचर है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजन है, एनवायरनमेंट है, हजारों चीजें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। तो उनमें से कौन सी चीजों ने इन्फ्लुएंस किया ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो लगातार एक जैसी आपकी हेल्थ रहेगी हमेशा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ना ही किसी की हेल्थ एक जैसी रही है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन वो चलता ही रहता है, राइट? तो अब कमिंग टू ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी एक फ्लक्चुएटिंग चीजें हैं। आपके स्ट्रेस लेवल, आपकी नींद, आपके थॉट, वो मशीन जिसे चेक कर रहे हैं वो कौन से टाइम पे चेक कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर चेक करके कोई एक निष्कर्ष पे आना एक अनरिलायबल बात है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर आप बोलेंगे कि आप हेल्दी है कि अनहेल्दी है, तो वो एक बेसलेस चीज है। फिर भी अगर ब्लड प्रेशर को एक पैरामीटर बनाना ही है तो बेंचमार्क रखिए 160/100। एज लॉन्ग एज आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे है तो नीड नॉट टू वरी, राइट? फिर चाहे कभी 120/, तो कभी 140/90 हो, कोई कभी 145/95 हो, वो ऊपर नीचे इतना तो बॉडी का उनका उनका थ्रेशोल्ड प्रेशर होता ही उन्होंने है। लिखा है 170/98, अभी जस्ट मैं स्क्रीन पे 120/90 है, तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा तो है, लेकिन हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हों, हो ओके। सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में तो जरूरी नहीं कि हमेशा फीवर ही हो, बहुत सारे और चीजें भी होती हैं, राइट? कभी ईचिंग होता है, कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उस तरह से सिम्टम सामने आते हैं। तो जब भी कभी बॉडी में इंटरनल इन्फेक्शन होता है, जो कि हम सबको होता है, कोई भी एस्केप नहीं कर सकता जो इस दुनिया में रहता है, कितना भी हेल्दी क्यों ना हो। और ऐसे में हमारे बॉडी के पैरामीटर्स जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो सारे हिल जाते हैं, वो सब इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर कोई सिम्टम नहीं है, एज्यूमिंग कि कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, सिर्फ वो आंकड़ा है। पहली बात तो जब कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, आप ब्लड प्रेशर क्यों चेक कर रहे हैं? मैंने तो अपनी जिंदगी में अपना ब्लड शुगर
2 या 3 बार मैंने चेक किया होगा, वो भी तब जब स्टेज पे मुझे एक राइट एक्सपेरिमेंट करना था, सर। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने चेक किया। तो आम तौर पे ये सब चेक करना अपने आप को उस ट्रैप में ले जाने के बराबर है। जिस तरह से बोलते हैं ना ईयरली हेल्थ चेकअप, हर साल में एक बार ईयरली हेल्थ चेकअप सभी को कराना चाहिए। तो ये है ट्रैप में फंसने वाली बात, राइट? और दुनिया में देखा गया कि वो लोग जो हेल्थ चेकअप कराते हैं, वो लोग जो इस तरह से आपकी तरह बेवजह ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेक करते हैं, वही लोग हैं जो ये दवाइयों के ट्रैप में, अननेसेसरी ट्रीटमेंट के ट्रैप में पड़ते हैं। अदरवाइज डायग्नोस्टिकली बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है, किसी एक आंकड़े के बेसिस पे अपने आप को हेल्दी साबित करना या अनहेल्दी साबित करना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें अगर और अधिक जानकारी आपको चाहिए कि और डिटेल में आपको जानना है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में, तो ये एक किताब है, ये वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं biswaroop.com, biswaroop.com/one question, one question, राइट? एक ही वर्ड है। तो ये बुक डाउनलोड कर लेंगे तो जो जो चीज मैंने बताई अभी डायग्नोस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी सच्चाई एविडेंस के साथ इसमें आपको दिख जाएगी। ग्रेट। जिनको भी सर का लिंक समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वन क्वेश्चन, वन क्यू, और हम आपको लिंक भेज देंगे स्लैश के साथ, यू कैन गो एंड डाउनलोड। सो बहुत ही बेहतरीन जानकारी, और ये आप हमेशा हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, पूरी मानवता को इंस्पायर करते हैं। एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार आप उसी शिद्दत और उसी क्लैरिटी के साथ बताते हैं। ये बेहतरीन तरीका हम सबको हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रखेगा, इस भाव के साथ कि आप हमेशा मानवता के लिए काम करते रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 2021 और उसके अहेड जो ये माइंडसेट है, मेडिसिन के माइंडसेट से हम नेचुरल मेडिसिन या विदाउट मेडिसिन के लाइफस्टाइल में अग्रसर होते ही चले जाएं, मेडिकेशन को छोड़कर एजुकेशन को अपनाएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं डॉक्टर साहब। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, अगर मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए आपको कम्युनिटी नहीं मिल पा रही, आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई हाथ चाहिए जो आपके साथ आपसे बात करे, आपको साथ लेकर के चले, आपके छोटे छोटे सवालों को कि आज मेरा पेट नहीं साफ हुआ, आज मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया, तो आप कमेंट बॉक्स में MADFL मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ लिखिए, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ का हिस्सा बनिए। और इस कम्युनिटी में हम एक साथ 5 टूल्स के ऊपर काम करते हैं, या मैं कहूं 3 टूल्स के ऊपर काम करते हैं। सही पोषण, डॉक्टर BRC सर के, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के DIP डाइट प्रोटोकॉल को बेस में मान करके सही पोषण को हम उपयोग करते हैं। सही श्रम, एवरीडे कुछ व्यायाम, आसन, प्राणायाम, अलग अलग नेचुरल बेंडिंग अभ्यास करते हैं, और सही विश्राम जिसमें मेडिटेशन और योग निद्रा करते हैं। ये सारी चीजें एक साथ हमें अग्रसर कर सकता है दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी भाव के साथ कि जिसने भी मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, दृष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूं, वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।